नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पॉलिटिकल से पीटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे हम देखिए आपकी पॉलिटिकल से पीटी की रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। हमने आप सभी के लिए अपने चैनल पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप जाकर उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपकी रेगुलर बेसिस पे क्या प्रैक्टिस सेट की क्लास करवा रहे हैं। सुबह वाली क्लास में आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है, और शाम वाली में आपकी हिंदी हिंदी हो गई, करंट अफेयर और जीके की क्लास चल रही है। तो दोनों क्लासेस को देखिए और अपना जो राय है, हमें फीडबैक आप अपना हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 11 आपका चल रहा है, और इसमें आपकी जो जीके जीएस की क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया। इसमें सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है, और कितने क्वेश्चन के आपके सही उत्तर हुए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, इस पे आंसर दीजिए। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बताइए। बुद्ध को परिनिर्वाण आपका कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को परिनिर्वाण आपका कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कुशीनगर में उनको परिनिर्वाण यानी कि जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, वहाँ पे उस जगह को आपका परिनिर्वाण कहा जाता है। तो उनको वहाँ पे परिनिर्वाण आपका कुशीनगर में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो कहाँ था, तो लुम्बिनी में, नेपाल में जो स्थित है लुम्बिनी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोध गया बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, कभी कभी ये भी पूछता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो उनका मतलब प्रथम उपदेश था, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सारनाथ में हुआ था, तो याद रखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे पे आंसर दीजिए, आप सही कैसे उत्तर का। गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था, बताइए। गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था। तो गुप्त वंश के पश्चात ईसा की छठी शताब्दी के मध्य हुणों ने, ठीक है, हुणों ने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निर्णायक था, मतलब कौन निर्णायक था और इसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी, बताइए। तो कौन सा युद्ध निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। इस विजय के उपरांत उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। इस युद्ध में हार का प्रमुख कारक कन्नौज के शासक जयचंद का राजपूतों के में युद्ध न करके मोहम्मद गौरी के पक्ष से युद्ध करना हुआ था। ठीक है, जो आपका जयचंद था वो गद्दार निकला था, हाँ, मतलब पृथ्वीराज चौहान की तरफ से नहीं लड़ा था, राजपूतों की तरफ से नहीं लड़ा था, वो आपका मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पे आंसर दीजिए, आप सही कह सकते हैं। 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी, बताइए। 1206 ईस्वी में किसने तुर्की शासन की नींव रखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया का आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। किस किसके बीच लड़ा गया था आपका पानीपत का प्रथम प्रथम जो युद्ध हुआ था।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। बेटे आप सभी लोग आंसर दिए, आपसे क्या सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, बताइए। कौन सा आंदोलन आपका नेतृत्वहीन आंदोलन था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर ऑपरेशन द्वारा भारत के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार व नजरबंद कर दिया। अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसको नेतृत्वहीन आंदोलन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सातवें पाँच लोग उत्तर दिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गांधी जी ने किसको साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया, मतलब कब से। गांधी जी ने कब से साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताया सही का सही उत्तर क्या। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था, बताइए। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था। तो 19 जुलाई 1905, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को आपका बंगाल का विभाजन घोषित किया गया था। और उस समय और किसने किया था, तो जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर पे आंसर दीजिए आप सही कैसे उत्तर का। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था, बताइए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था। तो 17, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर। 1857 में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। बताइए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो बेगम हजरत महल, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें पे आंसर दीजिए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, बताइए। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, अनुमानित पूछा है, मतलब लगभग में कितना है। तो 2.42%, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग 2.42% है, याद रखिएगा आपको। और भारत का क्षेत्रफल आपका बता दो। 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मतलब पूरे विश्व के, मतलब पूरे पृथ्वी के असली क्षेत्रों में से लगभग 2.42% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पे आंसर दिए आप सही कर सकते हो। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है।
सही है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो आपका गुजरात में, जो ऑप्शन यहाँ पे देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। जिसको हम ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से भी जानते हैं, और सफेद सफेद डेजर्ट के नाम से भी जाते हैं, अथवा सॉल्ट डेजर्ट के भी नाम से। ठीक है, तो इसका तीन तीन चार चार नाम है, याद रखिएगा। सफेद डेजर्ट, सॉल्ट डेजर्ट, या तो ग्रेट रन ऑफ द कच्छ। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 पेन से दिया, आप सही का सही उत्तर करो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्रों में है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्रों में है? तो रायपुर। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर करेगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? बताइए। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। फेरिक ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर। डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब कौन से डिगबोई में जो खाने हैं वहां पे आपका प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? हाँ, तो बताइए। डिगबोई खानों में से प्रचुर मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 व्यवसाय लोग बताएं, कोशिश की आप सही का उत्तर करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा या कृषि? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि जो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत और बता दूं तो जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, जैसे कि कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन, ये सभी आपके जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 में बताइए, अब सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पादक का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? बताइए। एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? तो योनो। ठीक है, यू ओनली नीड यू ओनली नीड वन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है योनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका स्टेट बैंक, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक द्वारा बनाया गया है। उसका नेट बैंकिंग का आपका एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे या तो ऐप स्टोर पे आप मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताया, आप सही का सही उत्तर करो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज आपका कितना है? तो 2 लाख। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। काले धन पर विशेष जांच दल मतलब एसआईटी जिसने 3 लाख से अधिक के नगद
लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी के अध्यक्ष कौन थे? काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी कि उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो एमबी शाह, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पेंशन व्यवसाय का सहित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, बताइए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8 शहरों को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 शहरों को मंजूरी दी गई है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 बताया आपका सही उत्तर का इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? जो आपका चीन है, ये आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये आपका जनवादी गणराज्य वाला देश है, जनवादी गणराज्य, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें पेंशन दिया आप सही का सही उत्तर करें। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है, बताइए। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आकस्मिक निधि, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ये आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। इसका प्रयोग आपातकालीन आपदाओं के समय में किया जाता है जिससे आकस्मिक खर्चों को संचालित किया जा सके। इस कोष से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य है, ठीक है। चलिए 23 पे आंसर दीजिए आपसे का सही उत्तर का राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है, बताइए। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी यानी कि आरएसपी भारत का एक साम्यवादी राजनीतिक दल है जिसका राजनीतिक स्पेक्ट्रम आपका वामपंथी है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर वामपंथी। इस राजनीतिक दल का गठन 19 मार्च 1940 में किया गया था। वर्तमान में इस दल के महासचिव पंकजाक्षर हैं। वर्तमान लोकसभा में इस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 बताया आप सही का सही उत्तर का चाहते हैं, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, संबंध रखते हैं, बताइए। तो सिक्किम से, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें आपसे लोग बताएं क्वेश्चन आप सही का सही उत्तर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान में आपका पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन आपका वर्ष 1951 में हुआ था, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 और भाग 20 में दिया गया है, ठीक है। चलिए 26वें पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, बताइए। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो विद्युत धारा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
26वें 27वें में बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वायु के संपर्क में आने पर चांदी के बनने का कारण काली पड़ जाती है। किसके बनने के कारण काली पड़ जाती है। वायु के संपर्क में आने पर चांदी किसके बनने के कारण काली पड़ जाती है बताइए। तो वायु के संपर्क में आने पर चांदी का रंग काला हो जाता है क्योंकि वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है सिल्वर सल्फाइड, यानी कि इसको बोलते हैं Ag2S, इसका रासायनिक रूप है। याद रखिए, जो चांदी के ऊपर एक परत के रूप में जम जाती है तथा इसका रंग काला पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वें पे आप बताने की कोशिश, आप सही का सही उत्तर करेगा। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन दिया गया आपका असत्य है। चलिए देखते हैं आपको पहला कथन जो दिया गया है। कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संसिकरण छोटे खांचे हैं। छोड़िए इसको, ये आपका सही है। और दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं, ये भी आपका सही है। प्रत्येक 34 ए पर पूर्ण घुमाव होता है, ये भी आपका सही होता है। और जो आपका जो चौथा कथन दिया गया यही आपका गलत है क्योंकि तीन को आपका सही है, तो चौथा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ थायमीन के साथ एडिनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ गुआनिन संगठित हो सकता है। ये साथ कुछ नहीं होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक दूसरे के समांतर किंतु विपरीत दिशा में होते हैं, याद रखिएगा। और कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संसिकरण छोटे खांचे होते हैं, ये भी आपका सही है। 2 क्षार युग्मों के मध्य की दूरी 3.4 a होती है तथा कुंडलन के एक चक्र के बीच की दूरी 34 a होती है। एक कुंडल में 10 जोड़ियां नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो ये तीन तीन आपके जो थे सही थे, जो चौथा दिया गया था आपका कथन ये आपका असत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वें पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। तो अमाशय में अम्ल, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय में अम्ल। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर देने की कोशिश, आपके सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हैं और किससे विकसित होता है बताइए। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुण प्राप्त हैं वो किससे विकसित होता है आपका। और निषेचन के दौरान यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है तो संतान में गुणसूत्र की 23 जोड़ी यानी कि एक्स होगी, जिससे बनने वाली संतान आपकी लड़की होती है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीटी बच्चे पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो और कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।